चलो, today we are going to study SST, that is first lesson, your civics first lesson, equality and in Indian democracy. ठीक है, आज हम लोग ये लेसन पढ़ेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, राइट? तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ पर पीपल के डिसीजंस माने जाते हैं, पीपल के अपने बहुत सारे राइट्स होते हैं और पीपल की वजह से ही गवर्नमेंट वहाँ पे टिकती है। अगर लोग चाहें, पीपल अगर चाहें कि हमें ये प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है, ये हमारे खिलाफ सारे जो भी है डिसीजंस ले रहे हैं, या हमारे वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, तो उस वक्त ये अपना जो पीपल हैं वो पीएम को, मतलब प्राइम मिनिस्टर को अपनी कुर्सी, उनकी कुर्सी से हटा सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में बहुत ताकत होती है। यहाँ पर डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि इसमें इक्वालिटी होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ पर हर कोई इक्वल है, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, बॉय हो या गर्ल हो, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के लिए एक जैसा होता है, रिच और पुअर कोई भी हो, सबके लिए एक जैसा होता है और सभी के लिए यहाँ पर इक्वालिटी मानी जाती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? राइट, बोलने के लिए तो कह दिया जाता है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब डेमोक्रेसी, जहाँ पर हर कोई इक्वल है, हर किसी को एक जैसा समान हक दिया जाता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या हमें ये देखने को मिलता है? तो हमारी इस बुक में बहुत सारी स्टोरीज इन्होंने दी है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या सच में जो हमें दिखता है वो होता भी है। और देखो, फर्स्ट पेज में आपको यहाँ पर कुछ पर्सन्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे मंजीत कौर, वो टीचर हैं, तेजा सिंह वो ट्रेडर हैं, ट्रेडर का मतलब होता है बिजनेसमैन है वो, गिरीश राव वो एक स्टूडेंट हैं, राइट, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर हैं, वो किसी के घर में काम करने जाती हैं, और सुजाता कुमारी जो है वो भी डोमेस्टिक वर्कर है, वो भी किसी के यहाँ काम करने जाती हैं। तो ये लोगों को यहाँ पे लाइन में क्यों खड़ा रखा है? क्योंकि ये लोग वोट करने आए हैं, राइट, इलेक्शन है और इलेक्शन में ये लोग अपने अपने वोट डालने आए हैं। तो हमें दिख रहा है कि जब वोट डालने जाया जाता है तो सभी लोग एक लाइन में खड़े होते हैं, वहाँ पे कोई ऊंच नीच या का कोई भेदभाव नहीं होता है, राइट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे टीचर भी लाइन में खड़ी हैं, डोमेस्टिक वर्कर भी लाइन में खड़े हैं, स्टूडेंट भी लाइन में खड़े हैं, ट्रेडर भी लाइन में खड़े हैं। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वोट देने के लिए हर किसी को एक सिंगल लाइन बनाई जाती है, जो उसी में सभी को खड़ा होना होता है। ऐसा नहीं होता है कि रिच की लाइन अलग है, पुअर की लाइन अलग है, ट्रेडर्स की लाइन अलग है, टीचर्स की लाइन अलग है, ऐसा नहीं होता है। तो हमें यहाँ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से चैप्टर का नाम है कि इक्वालिटी ऑन डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई जा रही है कि जो लाइन में जो लोग खड़े हैं वो सब अलग अलग क्लास के पीपल हैं, लेकिन वो लोग सेम लाइन में खड़े हैं टू कास्ट देयर वोट्स। ओके, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट हमको यहाँ पर पिक्चर दिखाया जा रहा है। ये जो हमें पिक्चर में लास्ट टू लेडीज हमें जो दिख रही हैं, कांता देवी और सुजाता कुमारी, ये लोग के यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन हो रहे हैं, दोनों लाइन में खड़ी हैं और दोनों कुछ बातें कर रही हैं। तो देखते हैं कि क्या बातें कर रही हैं ये लोग। ओके, तो देखो यहाँ पर दिया है, ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, दोनों लाइन में खड़ी हैं, इसलिए खड़ी हैं क्योंकि उनको वोट देने आए हैं वो लोग। ओके, अपना वोट देकर फिर वो लोग अपने काम पे चले जाएंगे। तो ये दोनों क्या बातें कर रही हैं, देखो, इजंट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, इवन जैन साहेब इज स्टैंडिंग इन अ लाइन विथ अस। तो सुजाता कहती है यस। ठीक है, कांता को बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो कम से कम हम जब वोट देने आए हैं तो हमारे इस लाइन में हर कोई खड़ा है। ऐसा नहीं है कि जो कोई रिच है वो पहले वोट देकर चला जाएगा, जो अच्छे कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण्स हैं या क्षत्रियज हैं, उन लोगों को पहले चांस दिया जा रहा है वोट देने का। ऐसा नहीं है, हर कोई लाइन में खड़ा है और जिसका चांस पहले आएगा वही पहले वोट देने जाएगा। तो इस बात की खुशी कांता बता रही है कि मुझे बहुत खुशी है, देखो, क्योंकि देखो हमारी कंट्री में हर सिटीजन्स इक्वल है,
ऐसा बता रही है कि हमारी कंट्री में देखो सारे सिटीजन्स जो हैं हम सब इस कंट्री के सिटीजन्स हैं। सिटीजन्स आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था सिटीजन का लेसन। सिटीजन का मतलब होता है कि हम उस देश के नागरिक हैं, राइट। और वो कैसे मिलता है, या तो वहाँ पर बर्थ हुआ हो, ओके। किसी पर्सन का, जब किसी पर्सन का किसी देश में बर्थ होता है तो उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाती है, या तो फिर वहाँ 5-10 साल रहने के बाद उनको सिटीजनशिप मिलती है, राइट। या तो किसी वहीं के पर्सन से, किसी लड़के ने अगर किसी लड़की से, सिटीजन लड़की से शादी की है तो वो उसको मिल जाता है। तो इस तरीके से सिटीजन्स मिलने के कई तरीके हैं, ओके। तो यहाँ पर कांता को बड़ी खुशी हो रही है और सुजाता भी उसमें कह रही है कि हाँ। और वो इसलिए बोल रही है कांता क्योंकि वो जिसके घर काम करने जाती है वो जैन साहब भी उसी लाइन में खड़े हैं अपना वोट देने के लिए। तो सुजाता को ये देखकर सच लगता है कि हाँ भाई सही बात है, क्योंकि हम सब सेम लाइन में खड़े हैं और हमारे यहाँ इक्वलिटी है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर कांता का टर्न आता है, क्योंकि उसको जब इलेक्शन देना है, सॉरी वोट करना है, तो उसका टर्न आता है। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ, राइट। सुजाता कहते हैं कि जाओ तुम अपना वोट देकर आओ जल्दी से। तो सुजाता कांता क्या कहती है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। ठीक है, यहाँ पर वो उसको वोट करेगी जिसने उन्हें ये वादा किया है, राइट, प्रॉमिस किया है कि आपके बस्ती में हम पानी ला देंगे, राइट। पूरा पाइपलाइन डालेंगे और नल से पानी आएगा, आपको पानी भरने कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही बस्ती में आप अपने नल से पानी लेकर अपना घर में यूज़ कर सकते हो, राइट। तो उसने सोचा क्यों ना हम उसी कैंडिडेट को दें वोट जो हमारे लिए कुछ वेलफेयर का काम कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर आप साइड में देखोगे कि यहाँ बताया है एक हम यहाँ से पढ़ेंगे, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इन द क्लास 6th book we looked at the key elements of democratic government, and these people includes participation, the resolution of conflict, and the equality and justice. Equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. In this chapter you will read more about equality. ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है, हमने 6th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा सा डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, थोड़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, यहाँ पर लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि यहाँ के लीडर्स जो होते हैं, यहाँ के जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोगों को सुनते हैं, पीपल को सुनते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी क्या तकलीफ है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, और उस चीज़ को प्रोवाइड करवाना, उस चीज़ को उन्हें देना, यही यहाँ के मिनिस्टर्स का काम होता है। तो इसी को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर इक्वालिटी, जस्टिस, कॉन्फ्लिक्ट्स सब कुछ इसमें देखा जाता है कि सब कुछ यहाँ पर मिलता है। और इक्वालिटी यहाँ पर कहा जाता है कि इज़ द की फीचर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में है इक्वालिटी, जहाँ पर हर कोई एक है, हर कोई इक्वल है और अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी आज़ादी से काम कर सकता है, ठीक है। और इसके बारे में हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या बताया जा रहा है। देखो और भी लोगों को हम देख सकते हैं कि ये लोग लाइन में खड़े हैं। अब्दुल रहमान जो आर्टिसन हैं, शबनम बानो उन्हीं की हाउसवाइफ हैं, ठीक है। ग्रेसी लेलांग ये लोग मुस्लिम हैं, दिख रहा है ये लोग मुस्लिम हैं। यहाँ पर ग्रेसी लेलांग ये क्रिश्चियन है, ये कंसल्टेंट है, किसी चीज़ में वो कंसल्ट करती होंगी। कंसल्ट मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना। अब ये कंसल्टेंट हर जगह होता है, डॉक्टर भी कंसल्ट करते हैं और एडवोकेट भी कंसल्ट करते हैं, राइट, बहुत सारे लोग कंसल्ट करते हैं। ये है आइजक लेलांग, गवर्नमेंट ऑफिसर, ये उनके ही हस्बैंड हैं जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। यहाँ हमें दिख रहा है कि रुस्कान मिर्ज़ा जो एक मीडिया पर्सन है, ठीक है, ये मीडिया में काम करती है। हो सकता है कि किसी टीवी चैनल पे ये काम कर रही होंगी या तो फिर रेडियो पे किसी चैनल से वो जुड़ी होंगी, ओके। और यहाँ है योगराज अनएम्प्लॉयड, जिनके पास कोई काम नहीं है, राइट। वो इस कंट्री के सिटीजन्स तो हैं लेकिन इनके पास फिलहाल कोई काम नहीं है और ये बिना काम के हैं। यहाँ पर अशोक जैन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो हमने अभी देखा था कि कांता जो बोल रही थी कि जैन साहब जो लाइन में खड़े हैं, तो ये वही जैन साहब हैं जो लाइन में खड़े थे और उनका नाम है अशोक जैन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। इनकी अपनी इंडस्ट्रीज़ है और उसमें वो काम करते हैं। अब यहाँ पर बाद में जब ये लोग जब कांता और सुजाता अपना अपना वोट देकर बाहर निकलते हैं तब इनके में कुछ बातें होती हैं। तो देखते हैं कि क्या बातें होती हैं। वी विल सी यू लेटर कांता,
यस, नमस्ते साहब। ठीक है, यहाँ पर अशोक जैन जो है वो भी अपना वोट देकर बाहर निकल जाते हैं। वो अपने देखो घर की तरफ जा रहे हैं और वो जो कांता है वो कहती है नमस्ते साहब, क्योंकि उनको मिलती है और उन्हीं के घर उनको काम करने जाना है। तो कांता साहब भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, अभी हम बाद में मिलते हैं। ओके, अब ये दोनों जो सुजाता है और कांता है दोनों बातें कर रही है। कांता कह रही है गुड़िया हैज बिन रनिंग फीवर एंड आई हैड टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब्स हाउस फर्स्ट एंड आई आस्क फॉर सम एडवांस। देखिए यहाँ पर जो कांता है उसकी बेटी है जिसका नाम गुड़िया है, छोटी सी लड़की है उनकी। तो वो अभी बीमार है, बता रही है कि उसको बहुत ही फीवर आ रहा है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन मैं चाहते हुए भी इस वक्त उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है और अभी साहब के घर पे मैं काम करने जाऊंगी और वहीं से उनसे पैसे लेने के बाद मैं गुड़िया को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। तो ये उनकी मजबूरी है कांता की कि उसे न चाहते हुए भी उसे जैन साहब के घर काम करने जाना पड़ेगा क्योंकि पैसे भी चाहिए और कहीं काम भी करना ज़रूरी है, नहीं तो उसको निकाल दिया जाएगा, ये भी एक डर रहता है। जब शाम को वो घर आती है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है एट होम। जब कांता घर आती है तो उसकी बेटी, देखो दिख रहा है कि उसकी बेटी जो है बीमार पड़ी हुई है। हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, अच्छा ये शाम का टाइम नहीं है, ये इसी वक्त का टाइम है जब वो वोट देकर घर आती है। तो अपनी बेटी को कुछ गरम गरम दे रही है, हो सकता है चाय होगी या तो दूध होगा, राइट, इसी तरीके का कुछ उसको पीने के लिए दे रही है और अपनी बेटी को कह रही है कि तुम्हें ये पीकर अच्छा लगेगा, शाम को मैं आऊँगी और तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँगी। ठीक है, तो ये दोपहर का ही वक्त है, अभी वो वोट देकर आ रही है और फिर अभी जैन साहब के घर काम करने जाने वाली है। उससे पहले वो अपनी बेटी को कुछ पिला रही है और उसको प्रॉमिस कर रही है कि वो शाम को आकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगी। यहाँ पर दिया है इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन। ठीक है, यहाँ पर बार बार देखा जाता है कि गुड़िया बार बार बीमार हो जाती है क्योंकि ये लोग जिस एरिया में रहते हैं वो आपने बहुत अच्छे से देख सकते होगे कि ये एक बस्ती है, मतलब कि स्लम एरिया है जहाँ पर बिल्कुल भी सफाई नहीं है। देखो यहाँ पे गटर का वो पानी बह रहा है, राइट, बच्चे जो हैं वो जहाँ तहाँ बैठ चुके हैं, यहाँ पर हट है और पीछे गाय भी है, उसकी भी गंदगी रहती है, राइट। यहाँ पर रोड्स बिल्कुल गंदे हैं, पानी, गंदा पानी बहे जा रहा है, जिसकी वजह से सराउंडिंग्स जो है कांता के घर के आसपास का बहुत ही गंदा है। इसी की वजह से गुड़िया जो है बार बार बीमार हो जाती है। ओके, नाउ वी विल मेक नेक्स्ट। जब ये यहाँ पर कांता बहन जो है वो काम करने आती हैं जैन साहब के घर पे, ठीक है, अशोक जैन के घर पे काम करने आती है, तो जो उनकी वाइफ होती है वो कहती है मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। कांता यहाँ पर पोछे लगा रही है और उनकी वाइफ जो है जैन साहब की वो कहती है कि देख लेना कि कोने कोने में भी अच्छी तरह से पोछा लग जाए। ओके, और फिर यहाँ पर हाँ, और यहाँ पर फिर उसके बाद जब वो काम कर लेती हैं तो जो उनकी वाइफ होती है वो उसे पैसा देती है। देखो हियर्स इज योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। ठीक है, उसकी वाइफ पैसा तो देती है लेकिन ये कहती हैं कि देखो मैंने एक बार दे दिया है, अब बार बार मुझसे पैसे मत मांगना, इस तरीके से। और कांता भी मजबूर है, कहती है ठीक है, नो मैडम, हर बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं इस लेसन में। इस लेसन में जो हमने अभी तक स्टोरी पढ़ी उसी को यहाँ पर बताया गया है, तो एक बार हम जरा फिर से रीड कर लेते हैं। इक्वल टू राइट, सबसे पहले यहाँ पर हम डेमोक्रेसी की सबसे पहला फीचर पढ़ेंगे, इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, हर किसी को समान हक है कि वो अपना वोट दे। ठीक है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, चाहे वो ट्रेडर हो या टीचर हो, चाहे डोमेस्टिक वर्कर हो या मीडिया पर्सन हो, हर किसी को हक है कि वो अपना वोट जाकर वोटिंग जो रूम होता है वहाँ पर जाकर दे। ओके, सी द स्टोरी अबाउट बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। Look again at the various people who are standing in the line with her. Kanta recognizes her employer, Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, और whether they are rich or poor, are allowed to vote. ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कांता की स्टोरी हमने देखी पहले से कि कांता एक लाइन में खड़ी है, उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं और सभी लोग जो है अपने वोट
देने का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए और वोट देकर अपने काम पर लग जाए। और वहीं उसी लाइन में कांता के जो एम्प्लॉयर है, जहाँ पे वो काम करने जाती है, अशोक जैन वहीं पर खड़े हैं और छोटे लाल जो उनके नेबर हैं वो भी वहीं पर खड़े हैं। और डेमोक्रेटिक इंडिया में ये है, डेमोक्रेटिक का मतलब ही वही होता है कि हर किसी को इक्वल राइट है और हर किसी को एक ही लाइन में खड़ा होना है अपना वोट देने के लिए, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, या रिच हो या पुअर हो, हर किसी को अलाउ किया जाता है कि वो अपना वोट जाकर दे दे। और इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, एडल्ट का मतलब वही होता है 18 या 18 ईयर्स के ज़्यादा के जो लोग होते हैं वो अपना वोट जाकर दे सकते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इसी को कहा जाता है। एंड इज एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। द आइडिया ऑफ एडल्ट universal adult franchisee is based on the idea of equality because it states that every adult in the country, irrespective of their wealth and the communities he or she belongs to, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all two of the others because each of them has one vote. ठीक है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि एडल्ट, यहाँ हमारी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बताया जाता है कि हर कोई एक है और हर किसी को समान हक है कि वो अपना एक वोट कास्ट करे, चाहे वो रिच होगा या पुअर होगा, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो या टीचर हो या ट्रेडर हो, कोई भी हो, राइट, हर किसी को हक है। और कांता बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, एक्साइटेड है कि चलो हम सब यहाँ पर कम से कम इक्वल एक ही लाइन में खड़े हैं और हम सबको हक है कि हम एक बार अपना वोट दे सकें। But as her days go on, Kanta become less certain about what this equality really means. लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है, कांता को रियलाइज होता है कि क्या सही में इक्वालिटी है। हम जो सोच रहे हैं कि इक्वालिटी है, डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वालिटी होती है, तो क्या सच में इक्वालिटी होती है? ऐसा वो क्यों सोचती है? देखो, क्योंकि what is it that make Kanta unsure? Let us take a look at her day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. अभी हमने देखा, ऊपर जो हमने पिक्चर देखा था कि उसका जो एरिया है वो स्लम एरिया है, वहाँ पीछे से गटर भी बह रही है। ठीक है, she cannot take the day off from the work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. अब उसकी बेटी जो है वो बीमार है, हर डॉटर गुड़िया जो है वो बीमार है, लेकिन वो चाहते हुए भी छुट्टी नहीं ले सकती है क्योंकि उसको जैन साहब के घर जाना है, काम करेगी तभी उसको एडवांस में पैसे मिलेंगे और उसी पैसे से वो अपने बच्ची का इलाज करवा सकती है, इस वजह से वो छुट्टी नहीं ले सकती है। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प tires her out and finally she ends her day by again standing in a long line. This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. ठीक है, सुबह तो वो पूरे लाइन में खड़ी थी क्योंकि उसको वोट देना था। अब पूरे दिन का काम करने के बाद वो थक गई है, फाइनली उसको फिर से एक लंबी लाइन में खड़े रहना है क्योंकि वो जहाँ अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाएगी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब जहाँ पे फ्री इलाज होता है, गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वहीं से उन्हें कई बार दवाइयाँ भी मिल जाती हैं और उनके ऐसा लगता है कि उनको बहुत सारा जो है बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है इलाज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो कुछ बात कर रही है, अपनी बेटी को लेकर जा रही है, उसकी बेटी काफ़ी बीमार है और हमें दिख रहा है कि जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, राइट, अपनी बेटी को कहती है कि बेटी प्लीज़ थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो, हम बस डॉक्टर के पास पहुँच ही गए हैं। क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो लाइन में कितने सारे लोग खड़े हैं और ये OPD जहाँ पर जांच होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ पे लोगों का चेकअप किया जाता है और उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी और ये जितने भी लोग लाइन में खड़े हैं ये सारे के सारे पुअर लोग हैं क्योंकि ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, वहाँ डॉक्टर के चार्जेस ज़्यादा होते हैं जो इनके लिए नामुमकिन होता है देना और इसी वजह से ये उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जिसको हम सरकारी दवाखाना कहते हैं। तो सरकारी दवाखाने में लंबी लंबी लाइनें होती है क्योंकि वहाँ पे फ्री इलाज होता है। अब यहाँ पर कांता को सच में रियलाइज़ होता है कि वोट में तो ठीक है हम सब एक लाइन में खड़े थे, हम सबको वोट देना था, लेकिन जैन साहब जो इतने पैसे वाले हैं क्या उनको अपने बच्चे के इलाज के लिए मेरी तरह लाइन में खड़े रहना पड़ता है? बिल्कुल नहीं खड़े रहना पड़ता। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है जैन मैडम एंड जैन साहेब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक।
है ना। कांता को ख्याल आ रहा है कि जैन मैडम और जैन साहब हो सकता है कि वोट देने के लिए वो लाइन में खड़े हो रहेंगे, लेकिन कभी भी उनके बीमार बच्चे को लेकर मेरी तरह लाइन में कभी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो जहाँ अपने बच्चे का इलाज करवाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो उनके वो प्राइवेट हॉस्पिटल होगी, और प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्हें खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो है कांता सरकारी हॉस्पिटल में आई है जहाँ पर पहले से ही काफ़ी लाइन होती है। अब हम देखते हैं दूसरी क्या चीज़ है, तो अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। वो तो हमने एक तरह का देख लिया कि किस तरह से अनइक्वल है ना। अब हम देखेंगे सेकंड कि दूसरा किस तरीके की अनइक्वालिटी लोग फील करते हैं। तो देखो, Kanta is one of many people who have in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experiences inequality in different ways. Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on real incidents in people's lives and reflect the different kinds of inequalities that exist in India. हमें दिख रहा है कि कांता जो है वो बहुत सारे लोगों में से एक, इंडिया डेमोक्रेटिक इंडिया में रहने वाली बहुत सारे लोगों में से एक कांता भी एक आदमी है, एक लेडी है, जहाँ पर वहाँ ये तो कहा जाता है कि राइट टू वोट सभी को है, लेकिन जो लोगों की लिविंग और वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ही डिफरेंट है। हमने देखा कि कांता एक पुअर लेडी है जो स्लम एरिया में रहती है, जहाँ पर इनइक्वालिटीज़ कई तरीके से देखी जा सकती है। हमको दो स्टोरीज भी दी गई है जिससे हमें ये पता चलता है कि सच में बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी है, हमारे आसपास जो है बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है। हमें दो स्टोरीज सुनाई जा रही है जिसको देखकर भी हमें ये फील होगा कि सच में हमारी कंट्री में कहा तो जाता है कि इक्वालिटी है, लेकिन इक्वालिटी कहाँ है, इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कौन सी स्टोरी है। सी, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। इफ यू लिव इन रूरल एरियाज, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू probably learned or experienced very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste, but just look at this matrimonial shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the mind of highly educated urban Indians. ठीक है, यहाँ पर अगर हम गांव में रहते हैं, कास्ट सिस्टम जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग होता है। ठीक है, हमको ये बताया जा रहा है कि कास्ट सिस्टम, लोग कौन सी कास्ट के हैं, आप ब्राह्मण कास्ट के हैं या शूद्रास कास्ट के हैं, बार्बर कास्ट के हैं या वॉशरमैन हैं, या तो फिर आप क्षत्रिय हैं, राइट, या तो आप कोई और कास्ट के हैं, तो यहाँ पर उसका बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और ख़ास करके रूरल एरियाज, गांव के एरिया में, क्योंकि गांव बहुत छोटा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 घर होते हैं, या कई बार तो 100 ही घर होते हैं, और 100 घर जो हैं एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते हैं कि कौन कौन सी कास्ट का है, वो क्या काम करता है, और वो ऊंची जात का है या नीची जात का है, उन्हें दूसरों के घर का खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उनको शादी में बुलाना है या नहीं बुलाना है। गांव में ये सब कुछ बहुत ही ध्यान रखा जाता है। और लोग जो है आज की भी डेट में, हम कहेंगे 2021 में भी अभी भी कुछ गाँव में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लोग नीची कास्ट वालों को अपनी शादी में नहीं बुलाते हैं, राइट, उनसे दोस्ती नहीं करते हैं। उनके दो एरियाज़ होते हैं, उनके एरियाज़ में मंदिर अलग होते हैं, ऊंची कास्ट वालों के मंदिर एरिया अलग होता है, राइट, उनके घर के पास कुआं अलग होता है, नीची कास्ट वालों के एरिया में कुआं अलग होता है, कोई किसी के कुएं पे से पानी नहीं भर सकता है। ये सारी चीज़ें रूरल एरियाज़ में आज भी देखने को मिलती है। अगर आप रूरल एरिया के हो और कभी आप अपने गांव गए हो तो शायद आपने एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ रहोगे तभी आपको ये दिखाई देगा, वरना आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखाई गई है जो अर्बन एरियाज़ को बताता है। अर्बन एरियाज़ मतलब कि सिटी एरिया में, सिटी एरिया में हमको ज़्यादा तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये एक्सपीरियंस होता है। जैसे यहाँ पर मैट्रिमोनियल मतलब शादी के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है, हमारा ये लड़का शादी करने लायक है, इतना है, ये है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें देखो लिखा है अलायंस इनवाइटेड फ्रॉम 32 ईयर्स, ठीक है, MMS 5 फीट 4 इंच, ये उनकी हाइट है, फेयर एंड ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, ये मतलब बताया जा रहा है कि लड़की ऐसी है,
कैसी है लड़की, 32 ईयर्स की है, राइट। MMS ये पता नहीं किस चीज़ के लिए है, और ये हाँ ये उसका एजुकेशन है, MMS उसका एजुकेशन है, और ये उसका जो 5 फीट 4 इंच ये उसकी हाइट है, वो फेयर है, मतलब कि वो उसका रंग जो है वो गोरा है और ब्यूटीफुल गर्ल है, ठीक है। वर्किंग इन IT कंपनी, ये IT कंपनी में काम कर रही है, ठीक है। मुंबई फ्रॉम BE, ठीक है, मुंबई में फ्रॉम BE। अब ये चाहते हैं कि उनके लिए कोई लड़का मिल जाए, और लड़का कैसा चाहिए, तो देखो फ्रॉम BE MBA बॉय वर्किंग इन मुंबई या अब्रॉड फ्रॉम IT इंडस्ट्रीज, कास्ट नो बार, SC ST एक्सक्यूज, सेंड BHP मस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर उनको ऐसा लड़का चाहिए, क्योंकि ये लड़की का जो दिया हुआ है बायोडेटा वो मुंबई की रहने वाली है, ठीक है, उसने BE किया है। वो चाहते हैं कि कोई MBA पढ़ा हुआ लड़का उनको मिल जाए जो मुंबई में रहता हो, या तो अब्रॉड में भी होगा तो कोई बात नहीं, वो IT इंडस्ट्रीज का होना चाहिए, और कास्ट नो बार, मतलब कि उनको जातिवादी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन SC और ST एक्सक्यूज, मतलब ये उनको नहीं चाहिए। SC और ST मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों से के लड़के अप्लाई ना करें, और सेंड BHP मतलब उसका बायोडेटा जो है वो भेज दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है अगर लड़का कोई मिलता है तो, ठीक है। तो एक ब्यूटीफुल लड़की है, उसके लिए लड़का देखा जा रहा है, उसने एडवर्टाइजमेंट दी है उनके घर वालों ने, और ये एडवर्टाइजमेंट दी है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लड़के से शादी नहीं करनी है, उसके अलावा बाकी कोई भी लड़का अगर MBA पढ़ रहा है, चाहे वो मुंबई में सेटल है या तो अब्रॉड में सेटल है, तो वो हमारी लड़की के लिए अप्लाई कर सकता है, अपना बायोडेटा दे दे और अपने बायोडेटा में सब कुछ बता दिया जाए। अब सेकेंड वे हम देखें तो ये भी प्रोफाइल है कि क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल लेडी, टॉल गर्ल फॉर गुप्ता बॉय। अब यहाँ पर एक लंबी लड़की चाहिए, क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल, ठीक है, मतलब लंबी सी लड़की है, और उनके लिए लड़का चाहिए फॉर गुप्ता बॉय, एक गुप्ता उनकी कास्ट है, ठीक है। तो गुप्ता कास्ट के ही लोग अप्लाई करें उसके लिए, और उसका जो एज है लड़के का वो 28 ईयर्स है, और 6 फीट उसकी हाइट है, ठीक है। CA है वो, और वर्किंग कर रहा है वो किस यहाँ पर USA में वो काम कर रहा है, और ये जो है $80,000 ये उसकी सैलरी है। तो इतने मतलब कि क्वालिफाइड लड़के के लिए उन्हें एक ब्यूटीफुल और लंबी लड़की चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पर बताया कि उनको गुप्ता फैमिली से ही कोई लड़का चाहिए, दूसरी कास्ट का नहीं चलेगा, तो ये इसलिए उन्होंने बहुत ही क्वालिफाइड एकदम करके लिखा हुआ है। यहाँ पर हम तीसरा देखेंगे कि तमिल ब्राह्मण अय्यर अयनेगर ग्रूम, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूल्हा है जो तमिल फैमिली का है, लेकिन वो ब्राह्मण है, और उसका बर्थ जो है 1981 में वो बॉर्न हुआ है, नैथ्रु वक्षप्या गोथाराम स्वाति स्टार, 180 सेंटीमीटर टॉल फैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये लड़का उनको चाहिए जो 1981 का बॉर्न है, और वो साउथ में उसका घर है, वहाँ पर वो रहते हैं, और उसकी जो हाइट है 180 सेंटीमीटर है, लंबा है और फेयर है। तो अब उनको लड़की जो चाहिए वो भी उनको तमिल ब्राह्मण फैमिली से ही चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि न सिर्फ गांव में, लेकिन हमारे यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में भी, सिटीज़ एरिया में भी लोगों को लड़का कैसा चाहिए, जो उनकी कास्ट का हो, लंबा हो, गोरा हो, बहुत अच्छा कमाता हो, ठीक है। वो तो सब ठीक है कि चलो लंबा हो, गोरा हो, वो तो सब ठीक है, लेकिन लोगों ने कास्ट बार भी रखा गया है। तो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री क्या कहती है कि यहाँ पर सब इक्वल है, कोई कास्ट रिलीजन कुछ नहीं है, लेकिन ये हमें जीता जागता एक एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है कि देखो जब न्यूज़पेपर में ऐड आती है शादी के लिए, लड़का के लिए या लड़की के लिए, तो इस तरीके की आती है जहाँ पर हमें बहुत ही साफ साफ नज़र आ रहा है कि कास्ट सिस्टम अभी भी शहरों में भी है और गाँव में तो है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक और स्टोरी देखते हैं। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट एक्सपीरियंसेस ऑफ द दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। दलित मतलब का होता है कि वो लोग झाड़ू लगाने वाले, जो झाड़ू लगाने वाले लोग होते हैं उसको दलित माना जाता है, और उन लोगों को नीची कास्ट के माने जाते हैं कि वो लोग दलित हैं, वो लोग अनटचेबल से, उनको छूना नहीं है। बहुत पहले ऐसा हुआ करता था, इवन आज की तारीख में भी बहुत सारे गांव में ये देखा गया है। दलित इज अ टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। दलित मीन्स ब्रोकन,
and by using this word lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against, है ना। सीरियसली लोग जो है उनके साथ भेदभाव करते हैं, और दलित लोग जो होते हैं खुद को ये बताते हैं कि देखो हम लोग दलित हैं, हम लोग नीची कास्ट के लोग हैं, और हमें जो है हमें हर जगह से गवर्नमेंट से हमको फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टोरी इसी दलित बच्चे की बताई जा रही है जिसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, और ये स्टोरी देखो हमको दिखाई गई है 1950 से 2013 तक उनका जो बर्थ हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि का 1950 में हुआ था, और उनकी डेथ जो थी वो 2013 में हुई थी। और ये कौन थे? एक फेमस दलित राइटर थे। ठीक है, इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अब दलित जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपनी खुद की जिंदगी के बारे में उन्होंने लिखा था कि बचपन से लेकर अब तक बड़े होने तक उनको क्या क्या फील हुआ, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी, किस तरह से वो बड़े हुए, कहाँ पढ़े, किससे शादी हुई, उनके बच्चे कितने थे, उनके बच्चों ने क्या किया, और उनकी सोशल लाइफ कैसी रही, उनकी इकोनॉमिकल लाइफ कैसी रही, उनके आसपास के सराउंडिंग सोशल लाइफ कैसी रही, ये सब कुछ उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था। और ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया था उन्होंने जूठन। ठीक है, जूठन का मतलब हमें पता चल रहा है कि झूठा। He writes, I had to sit away from the others in the class and that too on the floor. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit away behind the everybody right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes, the playground was very larger than my small sidekick could handle and it cleaning it. So my back began to ache. My face was covered with dust. ठीक है, यहाँ पर ओम प्रकाश जो होते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो होते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये जो ऑटोबायोग्राफी होती है उनकी, उसके अंदर उन्होंने अपने बचपन का एक इंसिडेंट लिखा था जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे, और वो रहते थे गांव में। ठीक है, तो वहाँ वो बताते थे कि जब वो वहाँ जाते थे तो उनको बाकी बच्चों से दूर बैठना पड़ता था, क्योंकि बाकी बच्चे जो थे वो ऊंची कास्ट के थे, वो ब्राह्मण्स होंगे, क्षत्रियस होंगे, पटेल होंगे, ठीक है, इस तरीके के होंगे, और ये जो थे दलित थे। तो लोग जो थे वो बच्चे नहीं चाहते थे कि दलित हमारे साथ बैठकर पढ़े या हमें टच करे, तो उसे हमेशा लोगों से दूर बैठना पड़ता था, बाकी बच्चों से उसे दूर बैठना पड़ता था। स्कूल में जब नीचे मैट बिछाया जाता था क्लास में बैठने के लिए, तो उस मैट पर ये दलित बच्चे को, वाल्मीकि को बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि जब तक वो बैठने जाएगा सारा जो है वो कवर हो जाता था। सारे बच्चे दूर दूर बैठकर उसको कहते थे अब जगह नहीं है, तुम यहाँ मत बैठो। ठीक है, और कई बार ऐसा होता था कि उसको काफ़ी दूर, मतलब कि दरवाजे के पास जाकर बैठना पड़ता था, अपना खुद का मैट लेकर जाना पड़ता था। और कई बार तो ऐसा होता था क्योंकि वो दलित थे तो उनको बिना कारण के उन्हें मारा भी जाता था। राइट, लोगों को जब गुस्सा आता था और वो उनकी बात नहीं सुनते थे तो कई बार उनको बिना किसी कारण के मारा भी जाता था। और एक बार तो ऐसा हुआ 4th स्टैंडर्ड में कि हेड मास्टर ने ओम प्रकाश को ये कह दिया कि जाकर तुम पूरा स्कूल और प्लेग्राउंड जाकर तुम सफाई करो, क्योंकि वो दलित थे और दलित का काम ये होता है कि वो सफाई करते हैं, स्वीपिंग करते हैं। तो उनके हेड मास्टर ने ये काम दे दिया एक छोटे से बच्चे को जो सिर्फ 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। ये कह दिया कि जाओ तुम पूरे स्कूल की सफाई करो, प्लेग्राउंड क्लीन कर दो। और फिर उन्होंने ये लिखा कि प्लेग्राउंड जो था वो बहुत बड़ा था उनके स्कूल का। टीचर ने ये भी नहीं सोचा कि इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा प्लेग्राउंड, फिर स्कूल के हर एक कमरे कैसे साफ करेगा, वो थक जाएगा, वो छोटा सा बच्चा है और वो यहाँ पर सफाई करने नहीं आया है, वो यहाँ पढ़ने आया है। लेकिन क्योंकि वो दलित था और हेड मास्टर नहीं चाहते थे कि दलित का बच्चा ये बाकी बच्चों के साथ बैठकर पढ़े, इसलिए उन्होंने ये काम उसे सौंप दिया ताकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे ये काम करता रहेगा और उनके साथ नहीं बैठ पाएगा। और उसका बेचारे का क्या हुआ कि उसका जो झाड़ू दी थी उसकी हैंडल बहुत बड़ी थी और इस बच्चे के हाथ बहुत छोटे थे, और वो जब झाड़ू लगा रहा था तो झाड़ू लगाते लगाते एकदम थक चुका था और उसका फेस जो था उस झाड़ू लगाते लगाते जो उसका जो डस्ट था वो पूरा मुंह पे उसके चिपक गया था, धूल मिट्टी सब उसके मुंह पर चिपक गई थी। एंड डस्ट हैड गॉन इनसाइड माय माउथ। ठीक है, जो सारा डस्ट था वो उसके मुंह पर
सब चला गया था, और जब वो मुंह खोल कर रहा था तो उसके मुंह के अंदर भी सारा डस्ट चला गया। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये वही है जो वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। देखो यहाँ लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय अरुण प्रभा मुखर्जी। मतलब कि ये जो कहानी है ये लिखी गई थी बंगाली में, लेकिन बंगाली से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया ताकि हर कोई इसको पढ़ सके। और इस ऑटोबायोग्राफी का नाम लिखा है, नाम है जूठन, दलित लाइफ। देखो एक दलित की लाइफ की कहानी बताई जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से बहुत कुछ झेलना पड़ा है। अब यहाँ पर वो बता रहा है, द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वे स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू ड्रिंक ऑफ वाटर। ठीक है, देखो जो हेड मास्टर थे बहुत ज़्यादा क्रूर थे, बहुत ज़्यादा क्रूएल थे। जब सारे बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ रहे थे तब इनको स्वीपिंग करने का काम दे दिया। राइट, हेड मास्टर जो थे वो रूम में बैठकर सब कुछ देख रहे थे कि ये लड़का सफाई कर रहा है या नहीं, और जैसे ही थोड़ा सा थक जाता, रुक जाता, उसे टोकते, उसे डांटते। ठीक है, यहाँ तक कि जब बेचारा थक गया, उसे प्यास लगी तो उसको पानी भी नहीं पीने दिया। और आई स्वेप्ट द होल डे, पूरे दिन उस बेचारे ने, जो वाल्मीकि है, उन्होंने सफाई की। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स द आइज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सो दी स्पेक्टिकल्स। ठीक है, हर क्लास के जब वो पास में जाता सफाई करने के लिए तो सारे बच्चे, टीचर्स, सारे लड़के जो थे वो सब इनको देखते थे, ओम प्रकाश को देखते थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैड हैपेंड टू बी पासिंग बाय सॉ हिज सन स्वीपिंग। ठीक है, ये तो अगले कुछ दिनों तक ये काम चलता रहा। उसके हेडमास्टर रोज उससे सफाई करवाते थे, क्योंकि हेडमास्टर ये नहीं चाहते थे कि ये बच्चा जाकर वो बाकी बच्चों के साथ बैठकर पढ़े। ये दलित है, इनका काम होता है सफाई करना, और ये पढ़ के क्या करेगा। लेकिन ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वाल्मीकि के फादर जो थे स्कूल से गुजर रहे थे, और उनकी नज़र पड़ गई कि अरे ये तो मेरा बेटा यहाँ पर झाड़ू क्यों लगा रहा है, मैंने तो उसे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा था। और फिर उन्होंने क्या किया, जब स्कूल में वो गए, ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, एंड ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, यू आर अ टीचर, सो आई एम लिविंग now. But remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him. ठीक है, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जाकर टीचर्स से बात की। टीचर्स के पास कोई जवाब नहीं था इस बात का कि उन्होंने क्यों इस बच्चे को से काम करवाया। तब उन्होंने बेचारा वो जो वाल्मीकि के फादर थे उनको हाथ पकड़कर ले जाते हैं और कहते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि आप लोग टीचर हैं, इसीलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके खिलाफ कुछ बोलूँगा नहीं, कुछ नहीं करूँगा, आपको छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन याद रखना, मेरा बेटा यहीं से पढ़कर निकलेगा और बहुत अच्छा पढ़कर निकलेगा, और पढ़ाओगे भी आप लोग ही। ठीक है, और बट देयर विल बी नो मोर, और ये यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाएगा। आने वाले समय में मेरा बेटा जो है वो तो पढ़कर निकलेगा ही, लेकिन हमारे जैसे और भी कई दलित इसी स्कूल में पढ़ेंगे, और वो भी बहुत अच्छे बनकर यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। नेक्स्ट सेकंड स्टोरी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।